तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मेरे क्लास में और मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं साइंस की 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। इस सेशन में मैं आपको ये बताने वाला हूं जो कि बिहार बोर्ड का साइंस का 40 एमसीक्यू जो होती हैं वो वीवीआई क्वेश्चन होती हैं। और इससे मैं आज यह जो सेशन है इसका फर्स्ट है, मैं इस तरह का 10 वीडियो डालूंगा। ठीक है, 10 वीडियो डालने के बाद उसमें एक वीडियो में 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और उसमें 10 रहेंगे, कुल मिलाकर के 400 क्वेश्चन आपको रहेंगे। और मैं यह दावे करता हूं कि यदि आप ये 10 वीडियो आप देख लेते हैं तो साइंस का 400 क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। यदि 400 क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि यही 400 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बहुत ही गेसिंग करने के बाद, बहुत ही मतलब कि क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक हो गए, मॉडल पेपर हो गए, गाइड हो गए, ये सारे को ढूंढने के बाद, उस अंग मतलब कि पूरा पॉइंट पॉइंट निखारने के बाद ये मैं क्वेश्चन निकाल कर लाया हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको आनंद पूर्वक देखना है। इसमें ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे और इसी तरह का सब्जेक्टिव जो कि अगले वीडियो में कोशिश करेंगे सब्जेक्टिव करवा देने के लिए। नहीं तो मेरा टारगेट है कि बस सारे जैसे साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये चारों सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्टिव करवा दूँ। ठीक है, तो ये तो कंफर्म मिलेगा। लेकिन सब्जेक्टिव के लिए कुछ इशू हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन अभी मैंने सेट नहीं किया है। उसे क्वेश्चन भी सेट करूंगा और देखूंगा तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों बिना लेट किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, ये जो सीरीज है ये लगभग मेरे को टारगेट है कि 40 दिन के अंदर में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको डेली के डेली देखना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बिना इधर उधर किए कंसिस्टेंसी के साथ देखिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको जस्ट मतलब कि तुरंत पढ़ाएंगे, हाली हाली करके क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे क्योंकि 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक होती है। तो देखिए, आपको देखना है ऑप्शन के अनुसार, जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, लोहा हो गया, निर्वात हो गया। तो ये तो सबको मुंह पे याद रहता है कि निर्वात। ठीक है, लेकिन निर्वात की अपेक्षा कांच, लोहा, पानी और यहाँ पे प्लास्टिक दे देता है, शीशा दे देता, तो आप क्या करते? तो इसमें तुलना करते। जैसे कांच है, क्या है, उससे प्रकाश जाता है, पानी है उससे भी जाता है, लोहा से सबसे कम जाता है, और ये जो शीशा है उससे भी। तो सबसे कम इसमें किससे चला जाएगा? कांच। तो ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन, इसका आंसर चेंज होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें क्या ऐसे ऐसे गमन करती है, टेढ़ी रेखा में, या सीधी रेखा में गमन करती है, या किसी भी दिशा में गमन करती है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि जब भी प्रकाश चलेगी तो सीधी चलेगी, इधर उधर टेढ़ी रेखा में नहीं चलेगी। तो इसको लिखना है, प्रकाश जब भी गमन करती है तो सीधी रेखा में करती है, यानी इट इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज क्या होता है बताइए? पारभाषक होता है, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब, तैलीय कागज जो होता है, तेल लगा हुआ कागज में जब आप टॉर्च जलाइएगा, लाइट जलाइएगा, तो इस मान के चलिए कि ये तेल लगा कागज है, इधर आप टॉर्च को जलाते हैं। ठीक है, तो इससे जो रोशनी निकलेगी, ठीक है, वो धुंधला धुंधला रोशनी निकलेगी। क्या निकलेगी? धुंधला धुंधला रोशनी निकलेगी। तो उसे क्या कहा जाता है? पारभाषक। पारभाषक कहने का मतलब आधा रोशनी जाएगी और आधा रोशनी नहीं जाएगी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, ध्यान से देखिएगा। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? ये मैं बोला कि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान पूर्वक देखना है। तो ये प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम है? 2। साथ ही अपवर्तन भी पूछ दे तो आपको 2 ही बताना है। ठीक है, उसके बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का
द्वारक कहलाता है। दर्पण सूत्र आप सभी लोग बताइए तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? तो दर्पण सूत्र का फॉर्मूला आपको क्या ध्यान देना है पता है? दर्पण सूत्र का आप में जहाँ भी जोर दिख दे, मतलब कि इसका फॉर्मूला एक ट्रिक ये है कि जोर देखो और दे दो टक से, लेकिन जोर तो यहाँ ही तो है, यहाँ ही तो है, तो ध्यान देना होगा ना। तो इसका 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर। एक गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। तो ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है? आप बताइए। प्लस 20 धनात्मक है कि ऋणात्मक? धनात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आंसर ही नहीं बताते, कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं, तो आप सभी लोग समझते रहिएगा। ठीक है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो आप बताइए, समतल दर्पण कि अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण कि इनमें से कोई नहीं? तो आपको अभी जस्ट बताया ना कि अवतल दर्पण की कुछ भी फोकस दूरी ये ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 8 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु, कहने का मतलब जो एक व्यक्ति है उसका आंख एकदम ठीक ठाक है और वो देखना चाहे तो कहाँ तक देख पाएगा? बताइए। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि वो अनंत तक देख पाएगा। कहाँ तक देख पाएगा? अनंत तक, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ठीक है, तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो परितारिका होता है। क्या होता है? परितारिका होता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। क्या होता है आप बताइए? तो 1/10 सेकेंड। क्या होता है? 1/10 सेकेंड होता है। कहीं कहीं 1/16 सेकेंड लिख ले रहता है, लेकिन वो गलत होता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देखा जा सकता है। तो जिसके पास दूरदृष्टि दोष है वो क्या देख पाएगा? तो आप सभी लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, वो बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, लेकिन नहीं, जिसमें जो दोष रहता है उसी की वस्तु को वो देख पाता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? नेत्र की समंजन क्षमता कम होने से उत्पन्न होते हैं जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता में क्या होता है? इसमें नज़दीक की भी और दूर की भी दोनों की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती, यानी धुंधला धुंधला दिखता है। और हाँ, इससे कौन लेंस से मतलब कि सही किया जाता है? तो इसे बाईफोकल लेंस से। किससे? बाईफोकल। अब बाईफोकल लेंस में क्या होता है? अवतल और उत्तल दोनों के मिश्रण रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे दोनों सही हो जाता है। ठीक है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली एक ऐसा उपकरण है जिसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंडली। ठीक है, 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आप सभी लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6.25 × 10⁻80। ठीक है, इसको हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? आप सभी लोग बताइए। तो देखिए, 120 कूलम है और 1 मिनट में 60 सेकेंड हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट में कितना है? 60 सेकेंड। तो इसमें हम 60 से भागा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा? ये 2 नंबरिया क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये लघु उत्तरीय भी मान लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, किसी प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करता समय परिवर्तित नहीं होता? तो ये क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चाल, वेग, संवेग, ये जितने भी हैं समय के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सहायक है? तो वे है दक्षिण हस्त, यानी दाएं हाथ का जो नियम होता है वे है इसके लिए उपयुक्त। ठीक है, पश्चिम की ओर 19 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ये होगी
ऊपरी मुखी। क्या होगी? कितने बच्चे अधोमुखी मार देते हैं? क्या मार देते हैं? अधोमुखी। तो अधोमुखी जो होता है वो बिल्कुल गलत होता है। इसका क्या हो जाएगा? ऊपरी मुखी हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? किसी प्रोटीन के निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त करते समय परिवर्तित नहीं होता है? तो ये क्या? चाल, वेग, संवेग। क्वेश्चन वही है बट किसका लैंग्वेज चेंज कर दिया है। तो इनमें क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक। किसी धारावाही, देखो क्वेश्चन जो है, किसी धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन है? तो दक्षिण हस्त का नियम। क्या हो जाएगा? दक्षिण हस्त का नियम हो जाएगा। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? ओजोन परत की अवक्षय के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? तो आप बताइए, ओजोन परत जो है उसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहने का मतलब CFC, इसके वजह से ओजोन परत में क्षय होता है, जिससे पराबैंगनी किरण जो होती है सूरज का डायरेक्ट मानव के शरीर पे पड़ता है। ठीक है। और कौन सा, अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ध्यान देने वाली बात है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहने का मतलब जो कि परंपराओं से चली आ रही है और वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो ये क्या हो जाएंगे? जैव मात्रा, यानी बायोमास, यानी उसके जैव गैस भी कर सकते हैं। ठीक है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो ये जिस दिन बादल रहेंगे उस दिन हम सौर कुकर द्वारा खाना बना सकते हैं? नहीं। सौर कुकर द्वारा विद्युत प्राप्त कर सकते, सूर्य प्लेट के द्वारा, जिसे सूर्य प्लेट कहा जाता है, यानी सौर पैनल, उसके द्वारा हम लाइट प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो सौर कुकर में जो हम पानी गर्म करते हैं तो उस समय बादल वालों के दिन हम नहीं कर सकते। ठीक है। डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग क्या होता है? भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें सभी। आप तो बोलिएगा कि अभी रेल इंजन जो है लाइन पे चल रहा है, क्या चल रहा है? विद्युत पे। तो बताइए, पहले रेल इंजन जो था डीजल पे ही चलता था और विद्युत उत्पादन में तो आप कंफर्म बताइएगा डीजल ही होगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल से गाड़ी चलती है और डीजल से भी भारी वाहन जैसे ट्रक, बस, ये सब चीज़ें चलती हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा की विद्युत में रूपांतरित करता है? तो ये जो है स्थितिज ऊर्जा को, कैसे? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? देखिए, कहने का मतलब जो जल है, ठीक है, जल है, ये सारे जल है, यहाँ पे जल विद्युत संयंत्र लगा हुआ। अब ये जल स्थिति जो है, ठीक है, शांति है, और जब जाएगा तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा और यहाँ पे आके स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी इसके था। ठीक है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो कोयला और पेट्रोलियम, यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? सभी जीव जंतु ऊर्जा के लिए अंतिम स्रोत क्या है? तो वे सूर्य है, क्योंकि सूर्य नहीं रहेंगे तो किसी भी जीव को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। और उत्पादक को जो खाता है क्या कहलाता है? उपभोक्ता। और उपभोक्ता को जो खाता है अपघटक। ठीक है। जो इसको ये खाता है, इसको ये खाता है। ठीक है। तो ये तीनों मिल करके क्या बन जाते हैं? उत्पादक, क्या बोल जाते हैं? जीवंश। उसके बाद ओजोन परत क्या पूछ रहा है? बाबा काय वैसे परेशान कर रहे हो। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। तालाब को प्राकृतिक थोड़ी, हाँ तालाब है, ठीक है। वो जो नया नया जो नहर बनाए जाते हैं वो ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हमें लगता है होगा, क्योंकि तालाब जो है हम खुद भी बना सकते हैं और प्राकृतिक द्वारा भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं, बी नहीं होगा, इसका दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों। तो कहने का मतलब सी में होना चाहिए ए और बी। ठीक है। और नहीं तो दोनों अलग अलग देगा तो दोनों मार सकते हैं। ठीक।
चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यह वन संरक्षण से संबंधित है, जो कि उत्तराखंड में किया गया था। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, इनके द्वारा यह आंदोलन किया गया था। जब वृक्षों की कटाई की जा रही थी तो ये सबों को उत्प्रेरित किए थे कि वृक्ष से पकड़ करके बोलना है कि पहले मुझे काटो, उसके बाद वृक्ष काटना है। तो इसे क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्योंकि पेड़ से सारे लोग चिपक करके काटने वाले से आंदोलन करते थे। ठीक है। निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? तो लाख को कागज, लकड़ी सभी। तो इनमें देखिए कागज भी पेड़ से बनता है, लाख भी उसी से बनता है और लकड़ी भी उसी से निकलता है। तो इसके क्या हो जाएंगे? सभी, इनमें से सभी। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? ठीक है। कहने का मतलब जो कि डायरेक्ट भूमि से जल आता हो बिना किसी भी संयंत्र का। ठीक है। तो नदी, नदी तो उससे जल आता नहीं, उसमें जल हमेशा रहता है। कुआं, हाँ कुआं से आता है। देखिए कुआं में किसी भी तरह का कुछ लगल रहता है, बस गड्ढा खोद दो और पानी आना चालू हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका सही आंसर बी। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? निम्नलिखित में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये क्या हो जाएंगे? गंगा में मछली पालन। अब गंगा में मछली पालेगा वहाँ पे कोई, तो क्या होगा? वो जल प्रदूषण होगा? हाँ नहीं, क्योंकि मछली जो होती है वो जल की कचरे को साफ करती हैं। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है? CuO+H2 जब रिएक्शन करता है तो Cu+H2 बन जाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? तो ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स कहने का मतलब हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन, ये दोनों का क्या हुआ? संयोग और वियोग हुआ। संयोग कहने का मतलब जुटा और वियोग कहने का मतलब टूटा। जैसे यहाँ पे देखिए CuO था यहाँ पे, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन जब हाइड्रोजन से ऑक्साइड अभिक्रिया किया तो इधर आके कॉपर अलग हो गया और जल अलग बन गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से टूटते और जुड़ते रहते हैं। ठीक है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि जब साग सब्जी जो हैं बहुत दिन तक रह जाती है तो वो उस पर जब हाथ डालिएगा तो वैसे देखने में तो वो खराब लगेंगे, लेकिन जब उसको टच कीजिएगा तो ये बहुत हीट हो जाते हैं, गर्म की तरह लगते हैं। ठीक है। और उससे धीरे धीरे क्या निकलने लगती है? ऊष्मा निकलने लगती है। तो इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन गैस निकलती है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक H2SO4। तो ये जो है जिंक प्लस H2SO4 अभिक्रिया करेगा तो SO4 प्लस यानी ZnSO4 ये हो जाएगा, प्लस में H2 जो है अलग हो जाएगा। तो कौन गैस निकलेगा? तो H2 कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस जो है निकलेगी। ठीक है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण तथा जल। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण, जिसमें अम्ल तथा क्षार या भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करती है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाते हैं। तो समझिएगा, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हुआ, दूसरे में यहाँ पे सब्जेक्टिव 2 नंबरिया भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, जो आपसे पूछेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, और VVI क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो आपको बताना है अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो क्लियर है सब। अब एक नंबर लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है, उसे मैं देख लेता हूँ। ठीक है। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? ठीक है। तो हमें भस्म को पहचानना है। ये जो है ऑक्साइड, जहाँ भी ऑक्साइड आपको दिख जाए, तो ऑक्साइड कहने का मतलब क्या हो जाएगा? भस्म। ठीक है। तो आप देखिए कि किस किस में ऑक्स लगा हुआ है, यानी O कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो A में है, B में नहीं है, C में है, D में है। तो NaCl जो है यह क्या है? भस्म नहीं है, ये क्या है? एक प्रकार के लवण है। क्या है? एक प्रकार के लवण है। तो मैंने आपको 40 का 40 क्वेश्चन करा दिया। ये जितने भी थे
VVIMCQs थे। क्या थे? VVIMCQs। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दिया, यदि आप ये 40 क्वेश्चन याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो आपको इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे, डिट्टो विदाउट ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन के सहित पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ, और इसी तरह का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, और सेम क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप 199199729690 के व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, और हाँ, आप इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा तब तक, क्योंकि जब मैं आपको वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको पहुंचे, नहीं तो अगला वीडियो नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तब तक के मैं रखता हूं, टाटा बाय। अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ठीक है, लव यू मेरे फ्रेंड्स।